नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। शाम के 6 बज रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड के बीच सियासी पारे की गर्माहट ने लोगों को भी थोड़ा ठिठुरन से बाहर निकाल दिया है। नेताओं की रैलियों में भीड़ जुटाने में जुटे कार्यकर्ताओं के साथ जनता की सिकुड़न भी कुछ कम हुई है। तो नेताओं ने इस युद्ध को मैदान में कहीं न कहीं युद्ध के मैदान में दिल्ली को बदल दिया है। और जैसे जैसे दिल्ली का चुनावी पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के भाषणों में व्यक्तिगत हमले भी बढ़ रहे हैं। मानो लोकतंत्र का हवन नहीं हो के ये कोई प्रतिस्पर्धा हो, जहां पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की प्रतिस्पर्धा लगी हो। तो आखिर इस बयानबाजी के बीच में क्या वाकई दिल्ली की जनता के मुद्दे गौण हो गए हैं? इन तमाम सवालों के साथ हमारे खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, तो राय आपकी भी होगी शामिल। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस से। दिल्ली में बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने आरएसएस को राष्ट्रवादी संगठन बताया। कहा, देश को संघ ने ही एकजुट रखा है। किरण बेदी के बीजेपी में जाने से जुड़े सवाल पर अन्ना ने बंद किए दरवाजे। कहा, मैं नहीं पढ़ता ऐसी गंदी राजनीति में। दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रभात झा के खिलाफ नारेबाजी। टिकट नहीं मिलने से नाराज अभय वर्मा को धमकाया। 1 मिनट लगेगा निर्णय लेने में। दिल्ली में दिग्गजों ने भरे नामांकन। फिर किरण केजरीवाल, माकन मुखी और नूपुर ने आखिरी दिन दाखिल किया पर्चा। रांची में सड़क हादसे के बाद जबरदस्त हंगामा। गुस्साए लोगों ने की आगजनी। पुलिस ने बच्चों पर बरसाए डंडे। मिशेल ओबामा को दे सकते हैं बनारसी साड़ियों की सौगात। प्रधानमंत्री ने बनारस के बीजेपी नेताओं को 100 साड़ियां चुनने को कहा। जनवरी दिल्ली में नामांकन की आखिरी तारीख, लिहाजा सभी हाई प्रोफाइल नेताओं ने पर्चा भरा। शक्ति प्रदर्शन भी खूब हुआ तो ट्विटर पर खुली चुनौती भी। तीनों प्रमुख दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। लेकिन विधानसभा की इस महाभारत में मुद्दे शायद गौण हो गए हैं। अभी तक चुनावी घोषणा पत्रों का कोई ठिकाना नहीं है, तो जनता के सामने भी तय करने के लिए चेहरे हैं, लेकिन समाधान की उम्मीदें जगाते इन चेहरों के पास रोड मैप नहीं है। और हम आपको दिखा रहे हैं आज की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी में चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में आई मुख्यमंत्री पद की दावेदार बनी पूर्व आईपीएस किरण बेदी बीजेपी की दावेदार। और तीसरी तस्वीर है कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और चुनाव में पार्टी का चेहरा बनकर उभर रहे हैं अजय माकन। तीनों नेताओं ने अपना नामांकन आखिरी दिन दाखिल किया। मुद्दों पर बात करने की कोशिश की तो तीनों ने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों के बयानों को अगर हम गौर से सुनेंगे तो जनता एक सवाल जरूर करेगी। तीनों नेता इस मौके पर एक दूसरे की कमियां निकालने में ज्यादा व्यस्त हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं किरण बेदी का वो बयान जिसमें वो अपनी सरकारी नौकरी के दौरान किए गए काम के आधार पर वोट और समर्थन मांग रही है। बस क्षमा करना, नम्रता से बोलती हूँ। 40 साल का सर्विस एक्सपीरियंस है और 26 साल का समाज सेवा, स्वयंसेवी संस्थाएं जो एब्सोल्यूट गरीबों के लिए हैं, उनके लिए काम करती हैं। सो 40 प्लस 26, 66 इयर्स का आप जीवन में है, मेरे पास है ये एक्सपीरियंस। किरण बेदी बता रही हैं, मैंने क्या क्या किया है, मैं क्या क्या कर सकती हूं। नामांकन से पहले अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए समर्थन की अपील की। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, 15 वर्ष लगातार एज मिनिस्टर मैंने परिवहन मंत्री, बिजली मंत्री, टूरिज्म मिनिस्टर, शहरी विकास मंत्री भारत सरकार, हाउसिंग मिनिस्टर भारत सरकार, खेल मंत्री भारत सरकार, गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, मैंने इन सब महकमों में काम करके दिल्ली की जनता की सेवा करी। और सबसे बड़े मेरे लिए फख्र की बात है कि इन 15 सालों में काम करते करते एक मेरे दामन पे धब्बा आज तक के नहीं लगा है। मेरा दामन एकदम पाक साफ। अरविंद केजरीवाल ने आज 3 ट्वीट किए और तीनों में कहा, खुली चुनौती, खुली बहस के लिए तैयार हैं किरण बेदी, आए, आखिर बच क्यों रही हैं। जवाब केजरीवाल ने नहीं दिया, अलका लांबा ने दिया। सुनिए।
अलका लांबा को नहीं, वो अरविंद केजरीवाल को वोट देगी। वो हमारे 49 दिन बिजली और पानी के जो वायदे थे, जिसको जो कहा वो किया, उस पे वोट देगी। मैं तो सिर्फ एक चेहरा बनूं जो इनकी लड़ाई को, अगर हमें अवसर मिलता है और हम दिल्ली विधानसभा में अपना सरकार बनाते हैं, तो ये वो चेहरा होगा जो चांदी चौक की एक एक समस्या, एक एक आवाज और उसके समाधान के लिए विधानसभा में लड़ रहा हो। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे किरण बेदी को मुद्दों पर बहस करने की चुनौती किस तरह से दी, वो हम आपको तीनों ट्वीट दिखाएंगे कि आज जो उन्होंने कहा कि किरण जी जो कह रही हैं वो चुनाव के बाद विधानसभा में बहस करेंगी। उन्होंने चुनाव से पहले बहस से इनकार क्यों कर दिया? वो डिबेट नहीं, डिलीवरी में यकीन करती हैं। फिर थोड़ी देर बाद केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया, बोले क्या इसका ये मतलब है कि डिलीवरी चुनाव से पहले और बहस चुनाव के बाद? हम बहस पहले चाहते हैं, डिलीवरी बाद में। और फिर बोले किरण जी बहस से क्यों भाग रही हैं? वो व्यस्त हैं लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में 2 घंटे पक्का निकाल सकती हैं। जनता मुद्दों पर उनका स्टैंड जानना चाहती है। तो आखिर इसका क्या मतलब है? मुद्दे कहां हैं और मुद्दों से पहले जो चेहरे सामने लाए गए हैं वो एक दूसरे पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्या इसकी वजह वाकई ये तो नहीं है कि दिल्ली की इस सियासत में, दिल्ली के इन चुनावों में सिर्फ सत्ता हासिल करना, जो कि दरअसल हर राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन वो जनता के मुद्दों के साथ ही होती रही है। जानने की कोशिश करते हैं अनिल बलूनी, प्रवक्ता बीजेपी के, राजीव त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस के, ऋचा मिश्रा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, प्रदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल बलूनी जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल ने एक दिन में 3 बार पूछा है, आपकी पार्टी की मुख्यमंत्री की उम्मीदवार वाकई में बहस से भाग रही हैं? इनका स्टाइल है, वो इस तरीके से कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे कि समाचारों में बने रहे। और कल भी हमने बोला, आम आदमी पार्टी का कल हमने नामकरण बताया कि ऑल अबाउट पब्लिसिटी, केवल पब्लिसिटी के लिए सब कुछ करते हैं, तो इसलिए उनकी हर बात का जवाब देना हमको उचित नहीं लगता है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मुद्दे पर भारी मैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को लेकर लड़ रही है। दिल्ली में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए बात कर रही है। दिल्ली में बिजली को 24/7 बिजली मिले, इन्वर्टर फ्री, जनरेटर फ्री दिल्ली हो, उसके लिए सुरक्षित दिल्ली हो। दिल्ली देश की ऐसी राजधानी बनाना चाहते हैं जिसको खूबसूरत दिल्ली बनाना चाहते हैं, जो भारत की गरिमा को बढ़ाने वाली दिल्ली हम बनाना चाहते हैं। इसलिए हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम तू मैं की राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते हैं। जी, लेकिन अनिल जी, आपके जो उपाध्याय जी हैं वो भी जो कुछ कर रहे हैं वो भी खबरों में आने के लिए कर रहे हैं? नहीं, आप एक उदाहरण बताइए कैसा जो किया हो, जो जिस तरह से केजरीवाल जी करते हैं या उनकी पार्टी करती है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी में कौन कभी ऐसा करता है? सिर्फ केजरीवाल जी की पार्टी शुरू से आप देखिए, 26 जनवरी की परेड रुकवाने के लिए काम करते हैं, चौराहे पे जाके रजाई डाल के सो जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप देखिए ना, आप आम आदमी पार्टी का इतिहास देखिए, केवल पब्लिसिटी के अलावा करती क्या है? पूरी देखिए आप मीना जी, देखिए कि इस पार्टी में इस तरीके का काम करते हैं कि जब प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बन गए, आपने आज तक कभी देखा है? और कुछ टेलीविजन चैनल, मुझे बड़ा अफसोस है कहते हुए कि सब लोगों ने उनको प्रधानमंत्री पद के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। जिस पार्टी की 4 सीटें नहीं आई, उसके अध्यक्ष को आपने प्रधानमंत्री बना दिया था। तो मेरा कहना है कि केवल पब्लिसिटी और टेलीविजन से प्रधानमंत्री नहीं बनते। और अगर टेलीविजन चैनलों पे सिर्फ इस तरह से ट्वीट करके और सिर्फ पब्लिसिटी करके अगर बनना होता तो पिछली बार प्रधानमंत्री बन चुके होते। अनिल जी, ये तो आपने केजरीवाल जी की बात की, मैं तो उपाध्याय जी की बात कर रही थी। बहरहाल आपके पास वापस आऊंगी। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, आज जिस तरह से बीजेपी की अंदरूनी राजनीति बाहर खुलकर सामने आई, प्रदर्शन हुए, बाकायदा समर्थकों ने नारे लगाए, पार्टी के भीतर परेशानी है या फिर कुछ सेटल हो जाएगा जल्दी ही? देखिए, गुटबाजी और नारेबाजी दोनों जो है वो खुलकर पार्टी के सामने आने लगे हैं। जब से टिकट डिक्लेयर हुए हैं उसके बाद कल सतीश उपाध्याय के समर्थन में, शिखा राय के समर्थन में नारे लगाए गए, जबरदस्त तरीके से पार्टी विरोधी नारे लगाए गए सतीश उपाध्याय के सामने। और उसके बाद जो है यानी आज सीधे तौर पे प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे,
जमकर नारेबाजी हुई, प्रभात झा के साथ धक्का मुक्की तक होने तक की नौबत आ गई। तो ऐसे में गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। सवाल यहाँ पर यह है मीना जी कि एक तरफ तो किरण बेदी को लाने के बाद पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली बीजेपी के, वो इस बात से काफी सख्ते में है, गुस्से में है, उनकी नाराजगी जो है वो उनके कार्यकर्ताओं के जरिए सामने आ रही है। दूसरी तरफ जो टिकट चाहते थे अपने चाहने वालों के, कोई इनको टिकट मिले, उनको ना मिलने की वजह से भी सीधे तौर पर पार्टी को घेरने की रणनीति जो है वो कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता दिखाते नजर आ रहे। तो एक तरीके से कहा जाए तो दिल्ली बीजेपी के अंदर अब फिलहाल गुटबाजी खुलकर सामने आती नजर आ रही है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो ये कि किरण बेदी का आज जो रोड शो था वो कहीं से भी मैनेज रोड शो नहीं था। अरविंद केजरीवाल के रोड शो में भीड़ काफी देखने को मिली, मैनेज तरीके से सारी चीजें की गई थी। किरण बेदी के रोड शो में सुबह 9:30 बजे किरण बेदी पहुंची, 10 बजे डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचते हैं, उससे पहले भीड़ का नामो निशान नहीं था। तो ऐसे रोड शो को मैनेज किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से उसको समर्थन दिया जा रहा है पार्टी के अंदर से, ये बात अपने आप दिख जाती है कि जब रोड शो के अंदर भीड़ नहीं दिखती। जी वरुण, बने रहिए आप हमारे साथ। राजीव त्यागी साहब, आपके पास भी आती हूँ, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल ने कहा है, खुली चुनौती दी है उन्होंने, किरण बेदी पहले बहस करे। आपके अजय माकन भी कह चुके हैं कि बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस किन मुद्दों पर होनी चाहिए? मुद्दे तो है नहीं, मुद्दे तो सारे गायब हैं चुनावों से पहले। देखिए मीना जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहस करना चाहती है, मुद्दा आधारित राजनीति करती आई है और करती रहेगी। हमारा मानना यह है कि 8 महीने के सरकार में, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, क्या 31% रेप के मामले ज्यादा नहीं बढ़े हैं दिल्ली में? क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? जो मेरे पास आंकड़े, उन आंकड़ों के हिसाब से मटर आज 25 रुपए से 30 रुपए किलो बिक रही है, आलू आज 20 रुपए किलो बिक रहा है, जो कि 40 रुपए किलो तक बिक चुका है, टमाटर सेब से महंगा बिक चुका है दिल्ली में। क्या ये मुद्दे नहीं है? क्या लोगों को विकास नहीं चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूंगा मोदी जी से विशेष रूप से, बहुत हुई वादों की बरसात, अब कुछ काम करके दिखाओ मोदी सरकार। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो राजीव त्यागी जी, जो कुछ आपने कहा वही हम चर्चा कर रहे हैं, वही हम समझना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो दिया है 8 महीने में नरेंद्र मोदी ने क्या किया क्या नहीं किया वो कांग्रेस लेके जाएगी। कांग्रेस के पास अपनी कोई रणनीति, अपना कोई रोड मैप नहीं है कि आने वाले इस चुनाव के बाद दिल्ली की तस्वीर वो बदलेंगे तो किस तरह से। देखिए, महंगाई के बारे में बात की है, महंगाई के बारे में बात की है मीना जी, मैंने स्पष्ट रूप से महिला सुरक्षा के बारे में बात की है। मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा कि 2013 में जब हमारी सरकार थी, दिल्ली में पावर कट नहीं हुआ करते थे। 2014 में पावर कट होने शुरू हो गए, लोगों को इन्वर्टर और जनरेटर खरीदने पड़ गए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की विफलता तो कही जाएगी। इसमें कंपैरिजन जो होगा, पास से तो कंपैरिजन होगा। भविष्य के जो हमारे मुद्दे हैं कि दिल्ली में परिवहन व्यवस्था और बेहतर हो, मेट्रो हम लेके आए, मोनोरेल लेकर के आएंगे, हम लोग डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का काम करेंगे, भागीदारी योजना का और विस्तारीकरण करने का काम करेंगे, और जो 65% बजट हम दिल्ली में सामाजिक सरोकारों पे खर्च करते थे, अगर हम सत्ता में आते हैं तो उसको बढ़ा करके कम से कम 75% करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कुछ कह रहे हैं वो घोषणा पत्र के रूप में सामने क्यों नहीं आया? ऋचा मिश्रा, आपके पास आऊंगी त्यागी जी। ऋचा मिश्रा, कब तक आ रहा है आपका घोषणा पत्र? मीना जी, आज आपने बहुत सकारात्मक सवाल पूछा है और मुझे बहुत खुशी हुई है। आम आदमी पार्टी पिछले काफ़ी महीनों से दिल्ली डायलॉग कर रही थी और हमने दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं में जनता से जाके उनके प्रॉब्लम्स को पूछ के और दिल्ली डायलॉग किए हैं। हमने महिलाओं के ऊपर दिल्ली डायलॉग किया, उनकी प्रॉब्लम्स पूछी और उसके बाद हम सॉल्यूशंस लेके आए कि दिल्ली में कहीं भी सब स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, नो डार्क स्पॉट्स होना चाहिए। और हमने युवाओं के लिए ये कहा कि डिग्री इनकम, वाईफाई, शिक्षा के क्षेत्र में हमने काफ़ी सारे एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हमने दी है। तो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, परिवहन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली हो, पानी हो, हर एक पे हमारा डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप विद कॉस्टिंग मैनिफेस्टो है। और सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे हैं, सारी चीज़ें हम मीडिया के द्वारा भी एक सकारात्मक तरीके से एंगेजमेंट चलाते रहे हैं। और आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि इस समय लोग मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमें नक्सलाइट बोल रहे हैं, जंगल में चले जाओ बोल रहे हैं, या फिर अभी किरण जी भी आई, उन्होंने भी बोल दिया कि ड्रामा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कोई हमें मदारी बोल रहा है।
मतलब एक मैच्योर डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है इस बारे में ऋचा आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जी, जब हम किरण आज बेदी जी डिबेट क्या के कर लिए रही हैं, बुला अजय रहे माकन क्या कर रहे हैं, डिबेट उससे पे ज्यादा तो ये नहीं कहा आना जा रहा है चाह कि रहे अरविंद केजरीवाल अपना प्रवक्ता जो नामांकन है वो सिर्फ इसलिए पहले दिन नहीं भर के आए, बीच रास्ते से वापस आ गए क्योंकि उन्हें हेडलाइन में दूसरे दिन भी रहना था। अगर इस बात में हकीकत है तो बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी। प्रदीप सिंह जी, क्या इस बात में सच्चाई है कि मीडिया का जितना इस्तेमाल जिस तरह से मुद्दों की बजाय व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों को लेकर इस वक्त हो रहा है, दिल्ली के चुनाव की दिशा थोड़ी सी बदल गई है? निश्चित रूप आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कैंपेन शुरू किया अपना, तो उन्होंने पहला पोस्टर लगाया, उसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में जगदीश मुखी का चेहरा लगाया। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि वो हमारे होंगे। फिर वो सतीश उपाध्याय की बात करने लगे, तो वो दिन में 3 बार पूछ रहे थे कि बीजेपी का चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि उनको मालूम था कि पर्सनैलिटी का क्लैश होगा। अगर पर्सनैलिटी बेस्ड हो जाएगा चुनाव तो उनको निश्चित रूप से बढ़त है। अरविंद केजरीवाल की जो छवि है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और दिल्ली में एक जाना पहचाना और लोकप्रिय चेहरा है, तो उनको लग रहा था ये हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी के पास कोई ऐसा दिल्ली प्रदेश में नेता नहीं था जिसको अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा कर सके, तो बीजेपी बाहर से नेता ले आई और किरण बेदी के आने के बाद से स्थिति थोड़ी बदल गई। अब ये तो नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल बैकफुट पे चले गए हैं या कमजोर हो गए हैं, लेकिन मुकाबला लगभग बराबर का हो गया है जी। तो अब वो मुद्दों पर लौटना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि अब मुद्दों पर बहस कर लीजिए। तो पूरा चुनाव पर्सनालिटी सेंट्रिक हो गया है। अरविंद केजरीवाल की खूबी क्या है, उनके विरोधी बता रहे हैं खामी क्या है। किरण बेदी की खूबी क्या है, ये बीजेपी के लोग बता रहे हैं, उनके विरोधी बता रहे हैं कि उनमें कमियां क्या हैं। तो ये पूरा चुनाव आप देखिए, बाकी सब मुद्दे पीछे चले गए जी। तो मुद्दों की राजनीति कोई पार्टी इस समय नहीं कर रही है जी। सब पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, और जो पार्टियां जिस तरह से अपने मुद्दे रखती हैं, मीडिया में उसी तरह से उन पर चर्चा होती है। जी विनोद जी, ये जो मैं मुद्दों पर जो भारी हुआ है, ये राजनीतिक दलों को, अगर हम केजरीवाल की पार्टी को छोड़ दें तो कांग्रेस और बीजेपी, नहीं तो बीजेपी किरण बेदी को उस शख्सियत के रूप में बर्दाश्त कर पाएगी चुनाव के बाद? देखिए, मतलब जहाँ तक मेरी याददाश्त है, प्रदीप जी मुझसे भी वरिष्ठ हैं, ये भी याद करेंगे, ये अवतार पूजा का देश है। यहाँ हमेशा चुनाव में पर्सनालिटीज हावी रही हैं। मुद्दों पर चुनाव हुए हैं। 1977 का चुनाव मुद्दे पर था कि लोकतंत्र बचेगा या लोकतंत्र जाएगा इमरजेंसी के खिलाफ। 1984 में भी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय अखंडता का मुद्दा कांग्रेस के सामने रख दिया था, वो भी एक मुद्दे पर चुनाव हो गया था। 89 में एक मुद्दा आ गया था भ्रष्टाचार का, वीपी सिंह ने बोफोर्स का उठाया, हालांकि पर्सनालिटी क्लैश उसमें भी था। उसके बाद से लगातार पर्सनालिटी बेसिक चुनाव होते रहे हैं। उसमें कभी अटल बिहारी वाजपेयी की पर्सनालिटी सामने आती थी, तो कभी जो है नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी सामने। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो देखिए, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी। भाजपा कहती थी आज भाजपा बहस से भाग रही है, आज किरण बेदी बहस के लिए तैयार नहीं है। वही बीजेपी के लोग कहते थे कि राहुल गांधी बहस के लिए आए नरेंद्र मोदी से, तो वो भी पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव था। और ये चुनाव तो मुझे लगता है उससे आगे निकल गया है। ये ब्रांड पॉलिटिक्स वर्सेस पर्सनालिटी पॉलिटिक्स का हो गया है। अरविंद केजरीवाल चूंकि उसी पार्टी के हैं, उसी पार्टी की पर्सनालिटी हैं, वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, दिल्ली में उनका थोड़ा राजनीतिक अनुभव किरण बेदी से ज्यादा है, तो वो एक पर्सनालिटी के रूप में उभर कर सामने आए। किरण बेदी एक ब्रांड के रूप में सामने आई। वो राजनीति में अभी उनको 4 दिन आए हुए हैं, राजनीतिक अनुभव उनका 4 दिन का है। तो बीजेपी की ब्रांड पॉलिटिक्स और आम आदमी पार्टी की पर्सनालिटी पॉलिटिक्स, ये ब्रांड वर्सेस पर्सनालिटी का ट्रस्ट हो गया है। और इसमें कांग्रेस भी बीच में कोशिश कर रही है अजय माकन को अपना ब्रांड बना करके, अपना चेहरा बनाकर घोषित करने की हिम्मत तो नहीं कर पा रही है। अजय माकन ज्यादा बड़ा चेहरा है, अजय माकन बड़ा चेहरा भी है और अजय माकन अनुभवी भी ज्यादा है राजनीतिक रूप से। एक चीज और है, देखिए ये मतदाता ने भी किया है। मतदाता ने ये उसने मान लिया कि कौन सी पार्टी किस मुद्दे से जुड़ी हुई है। अगर वो बीजेपी को वोट देता है तो वो जानता है कि क्या अपेक्षा रखनी है, कांग्रेस को वोट देता है तो पता है कि इनसे क्या अपेक्षा करनी है, आम आदमी पार्टी को वोट देता है तो उसको मालूम है इनके मुद्दे क्या है। वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतदाता को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए पार्टियों से मुद्दे उसने आइडेंटिफाई कर लिए, अब वो चाहता है कि डिलीवर करने के लिए कौन आएगा जी। अगर हम बीजेपी को दें तो कौन होगा डिलीवर करने वाला, आम आदमी पार्टी को वोट दें सत्ता में लाएं तो कौन होगा डिलीवर करने वाला, इसी तरह से कांग्रेस को दें तो कौन होगा। तो
तो इसलिए भी पर्सनैलिटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है जी, क्योंकि मतदाता भी उसी ओर देख रहा है। और दरअसल क्या है कि जब आप चेहरा पेश करके चुनाव लड़ते हैं जी। कि मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, तो वो चुनाव लाजमी है, मुद्दों पर पर्सनालिटी हावी होनी ही होनी है। ये मतलब फिर आप मुद्दे तो गौड़ हो जाएंगे। तो अगर और फिर पर्सनैलिटी हावी होनी है है जैसे ही आपने चेहरा पेश किया जी। तो आप तुरंत अपना चेहरा पेश करके लाते हैं, ये है हमारा चेहरा और आपका चेहरा कौन है, यानी आपकी पर्सनालिटी कौन क्योंकि है, आप उसकी ब्रांडिंग करेंगे, उसकी अच्छाइयां बताएंगे, और आपका दूसरा विरोधी उसका उसके तो खामी ये निकालने की इसलिए कोशिश जैसे ही करेगा। आप चेहरा पेश करने की राजनीति करते हैं तो मुद्दे पीछे होंगे और पर्सनालिटी आगे होगी। तो अनिल बलूनी जी, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पार्टी को भरोसा नहीं रहा कि आपको किरण बेदी को अपना चेहरा उन सारे नेताओं को पीछे छोड़ के बनाना पड़ा जो बहुत दिनों से, सालों से, दशकों से उम्मीदें लगाए हुए थे, मेहनत कर रहे थे? मीना जी मेरे को सुनाई नहीं दिया ठीक से, आपको दोबारा बोलना पड़ेगा। अनिल जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर व्यक्तित्व, पर्सनालिटी की बात है जो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पार्टी का भरोसा कम हो गया था कि आपको किरण बेदी को लाना पड़ा? मीना जी, जब हम लोग मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं बता रहे थे तब आप लोग कहते थे प्रत्याशी बताओ, मोदी जी थोड़ी बनेंगे। अब हम बता रहे हैं तो आप कह रहे हो कि क्या उस पर भरोसा नहीं दिया। ये तो सवाल है, सवाल तो हर वक्त जिंदा रहेगा। लेकिन आप देखिए, आप लोगों ने ही पहले किया ये तो, और आम आदमी पार्टी भी आपकी तरह पहले से बोलती रही कि प्रत्याशी बताइए, प्रत्याशी बताइए, चित भी हमारी, पट भी हमारी। तो ऐसा थोड़ी होता है। अब हमने एक प्रत्याशी दिया है दिल्ली की जनता के लिए, हमने एक सफल अधिकारी को, एक सफल दिल्ली को जानने वाले एक जुझारू प्रत्याशी हमने दिया है दिल्ली की जनता को। इसलिए अब किरण बेदी जी को हम लोग आपके सामने रखा और हमें विश्वास है कि दिल्ली की जनता उनको प्यार देगी, दिल्ली की जनता उनको दुलार देगी और दिल्ली की सत्ता किरण बेदी जी को सौंपेगी। अनिल जी, चिट और पट दोनों आपने अपनी रखी है। 4 राज्यों के चुनाव अभी हुए हैं, चारों में आपने मुख्यमंत्री का चेहरा नाम नहीं दिया। वहां पे आपने सवाल नहीं रखा, या फिर सवाल रखने के लिए वहां पे नहीं रखा था और यहाँ पे आपने रखा चेहरा? मीना जी ये बताइए कि क्या हमने पहली बार सीएम का उम्मीदवार घोषित किया है? मैं यही बोल रही हूँ, मैं यही पूछ रही हूँ। सुनिए मीना जी, ऐसा पहली बात तो हमारा विशेषाधिकार है, हमारी पार्टी की रणनीति है बिल्कुल कि हमको कहाँ प्रत्याशी करना है, कहाँ नहीं करना है। इससे पहले भी देखिए, हमने राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी को किया था, इससे पहले भी हमने उत्तराखंड के अंदर खंडूड़ी जी को किया था। इसलिए ये नहीं है, हमारा रणनीतिक फैसला है। हमको लगता है कि जिससे लोगों को हमारी बातों से सहमत होगी हम उसको करते हैं। इसलिए आज हमको लगा कि किरण बेदी जी को सेवाएं दिल्ली के लिए लेनी चाहिए, इसलिए हमने उनको यहाँ का प्रत्याशी तय किया। अनिल जी से मैं एक संदर्भ से थोड़ा सा हट के एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी अनिल बलूनी जी, मैं विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। अभी कल ही आपकी पार्टी में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी शामिल हुए हैं, वो भी बड़े सुपर कॉप उत्तर प्रदेश में रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में वो आपका चेहरा होंगे? अच्छा, अब विनोद जी, क्योंकि अब आप ला करके बाहर से चेहरा बना रहे हैं तो शायद वो होंगे क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी नहीं है विनोद जी, लेकिन ये बात तय है कि जब जहाँ जैसी समय होता है उसके हिसाब से हम लोग फैसला लेते हैं। जहाँ हमको आवश्यकता नहीं है, पिछले 4 राज्यों में हमको लगा कि हमको प्रत्याशी नहीं घोषित करना चाहिए, हमने नहीं किया। आज हमको लगता था हमें करना चाहिए, हमने किया। उत्तर प्रदेश में जब समय आएगा उस वक्त निर्णय लिया जाएगा। जी, तो ऋचा मिश्रा लगातार कुछ कहना चाह रही हैं और ऋचा मिश्रा शायद ये बात कह भी सकती हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के चेहरे के सामने कोई चेहरा लाना बीजेपी की घबराहट, क्या परेशानी, क्या चिंता को बताता है। ऋचा, या आम आदमी पार्टी की चिंता को बढ़ाता है? मीना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 10 तारीख तक इन्होंने कोई चेहरा नहीं दिखाया था और 10 तारीख की जब रैली हुई और वो असफल हुई, फेल हो गई, तो मोदी जी को महसूस हुआ कि जो दिल्ली बीजेपी है उसमें अंतर्कलह है और यहाँ पर इतने सारे गुट हैं जो एक दूसरे की पैर खींचते जा रहे हैं। तो उन्होंने उसके बाद भी अमित शाह की 2-3 रैलियां कैंसिल हो गई, तो देखा कि यहाँ पर ये तो बात नहीं बनेगी और अरविंद जैसे और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी के सामने इन्हें कोई ना कोई तोड़ लाना पड़ेगा। तो इन्होंने बिल्कुल किरण बेदी जी ऋचा, बहुत सही कहा आपने। ऋचा, आपने कहा तोड़ लाया गया। तोड़ जो लाए हैं नरेंद्र मोदी मास्टर स्ट्रोक के रूप में किरण बेदी का, उसने चिंता तो बढ़ाई है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की। मीना जी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारी पार्टी ने तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि वो अच्छी बात है, वो आई हैं।
परंतु आप ये देखिए कि उनके आने से बीजेपी के ये दाव उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है। इसके बाद से जितना अंतर कलह हो गया है, अगर वो डॉक्टर हर्षवर्धन को चेहरा बनाते या किसी और बड़े नेता को अपने दिल्ली के चेहरा बनाते तो चीजें कंट्रोल हो सकती थी। जैसा कि आज अभी आपने शुरुआत में ही प्रोग्राम में कहा कि 9:30 बजे की रैली में किरण जी पहुंच गई, 10 बजे हर्षवर्धन जी पहुंच रहे हैं और 11 बजे जनता पहुंच रही है। तो अब आप हमारा टाइम टेबल बता करके बैठिए। कर रहा है तो ये तो दाव उल्टा पड़ गया। रिचा जी, लेकिन जनता, रिचा मिश्रा, जनता के पास आप जाएंगी तो बीजेपी का ये टाइम टेबल बताएंगी या फिर जनता के पास आप वो मुद्दे बताएंगे जिनकी वजह से आज यहाँ पर दिल्ली की जनता वोट देने जाएगी तो तय करेगी कि उससे क्या हासिल होने वाला है। करने के लिए ही डिबेट करना चाह रहे हैं हम तो मुद्दों पे ही बात करना चाहते हैं, परंतु जब हमारे विपक्षी हमसे इतना घबरा रहे हैं और हमारे ही लोगों के, हमारे जो पुराने साथी उनको हमारे सामने लाके प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें उसमें कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। डर तो वो रहे हैं, वो हमें पर्सनल अटैक करते हैं, वो हमें अलग अलग तरह के नामों से बुलाते हैं, आयरन मैन बोलते हैं, वो मतलब किसी चीज की जो हद होती है वो खुद पार कर रहे हैं। हम बार बार उन्हें मुद्दे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस बात को समझते हैं कि पर्सनालिटी में या मुद्दे में या नियत में वो आम आदमी पार्टी का दूसरा कोई सानी नहीं है, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं और इसीलिए वो जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं और विफल हो रहे हैं। यहाँ पर मोदी जी का पासा हर बार फेल हो रहा है। अनिल बलूनी से मैं जवाब लूं उससे पहले राजीव त्यागी लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। जी त्यागी जी। देखिए, दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखेंगे तो इन दोनों की सरकार अल्टू पल्टू की सरकार है। अल्टू पल्टू सरकार इसलिए है कि हर मुद्दे से इन्होंने अलटना पलटना शुरू किया। केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगा कि 49 दिन की सरकार के अचीवमेंट के बाद इस चुनाव प्रचार में उन्होंने कहीं भी जन लोकपाल का बिल का जिक्र किया? एक बार भी जन लोकपाल बिल को लेकर के संजीदा हुए? क्या 49 दिन में उन्होंने जन लोकपाल बिल की बात की? और मोदी जी के जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का तो अस्तित्व है नहीं। देखिए सुनिए, बीच में मत बोलिए रिचा जी, अगर मैं बोलूंगा बीच में फिर आप नहीं बोल पाएंगे, माफी चाहूंगा। देखिए, फोकस न्यूज पे बहस बहुत संजीदा होती है तो इसलिए मुझे बोलने दीजिए, मेरी बारी है। मैं पूछना चाहूंगा अभी अनिल बलूनी जी से कि मेरे मित्र, क्या आपने लोकपाल देश की सरकार में नियुक्त कर दिया है? क्या आपने सीवीसी नियुक्त कर दिया है? तो अल्टू पल्टू सरकार, क्या नाम उसका, भ्रष्टाचार में जो आपने कहा था काला धन वापस लाने की बात थी, काला धन वापस आ गया है? क्या महंगाई रुक गई है? क्या दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा ठीक हो गई है? क्या दिल्ली में बिजली ठीक हो गई है? क्या दिल्ली में पानी मिलने लगा है? कांग्रेस पार्टी का मानना है कि विगत 15 सालों में जिस तरह से दिल्ली को हमने विकसित किया, शिक्षित किया, सुंदर बनाने का काम किया, उसको आपने 8 महीने में बदरंग करने का काम किया और लोग आम आदमी पार्टी की वजह से ही दिल्ली की जनता को दोबारा से 1 साल में चुनाव में जाना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है राजीव त्यागी जी। आपने समर्थन मांगा था, आपने समर्थन दिया, आप फिर उसे पलट के भाग गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी प्रदीप सिंह जी ने कहा था, बहुत बढ़िया बात कही कि अजय माकन जी से लेकर के अन्य बहुत सारे नेता हैं, चाहे वो उसमें बहुत सारे नेता दिल्ली के आप ले सकते हैं, जिनका एक एक्सपीरियंस है, जिनकी जो पाक साफ है राजनीतिक जीवन में। अगर विकास के नाम पे वोट होगा, गवर्नेंस के नाम पे वोट होगा तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चौथी बार सरकार बनाएगी। जी राजीव जी, प्रदीप सिंह जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने जितनी बातें कही उन सब से मैं सहमत हूं, लेकिन सवाल यह है कि इसके बावजूद मतदाता कांग्रेस की ओर क्यों नहीं देख रहा है? मैं इसका जवाब ये दूंगा बहुत प्रदीप सिंह साहब कि इस वक्त निश्चित रूप से ब्रांडिंग का जमाना है। जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, पता नहीं किसने किया था, ब्रांडिंग का जमाना है। बहुत से लोग सड़ी भूसी चीजों को अच्छा रैपर में लपेट करके ब्रांडिंग करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ब्रांडिंग नहीं कर पा रही है, ये एक दिक्कत का विषय है। और मैं मुखरता से एक बात को कहना चाहूंगा, प्रेस के लोगों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, यदि हमारे अचीवमेंट्स हैं 15 साल में दिल्ली में, तो प्लीज उनको उठाने में हमारी मदद कीजिए। कारण यह है कि हमने दिल्ली को बेहतर चीजें दी हैं। मुंबई जो सबसे बड़ा आर्थिक राजधानी है देश की, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है उसको भी अगर तुलना आप दिल्ली से करें, दिल्ली की फार बेटर है, वो 2 लाख रुपए से ऊपर है। मैंने कहा ना 65% बजट हम लोग दिल्ली में सामाजिक सरोकारों पे खर्च करते थे, लेकिन अब हम 75% करेंगे। तो मैंने कहा ब्रांडिंग का जो जमाना है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ी। त्यागी जी,
मेरा एक प्रश्न है, मैं विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। 1 घंटे की डिबेट, मेरा एक प्रश्न है आपसे ये। रिचा मैं आपके पास आ रही हूँ, आपके पास आती हूँ। रिचा मैं आपके पास आ रही हूँ। रिचा जी मैं त्यागी जी रिचा मैं आपके पास आ रही हूँ विनोद अग्निहोत्री जी का ये सवाल लेके। को हनन मत करिए रिचा जी, त्यागी जी लोग सवाल तो पूछेंगे ना, त्यागी जी पूछना चाह रहे थे पूछ लीजिए। अरे त्यागी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, आप मुखातिब हुई सवाल से। आप कह रहे हैं कि आपके पास शुद्ध देसी घी है, बाकी लोग जो है वो नकली घी बेच रहे हैं ब्रांडिंग करके, तो आप क्यों अपना शुद्ध देसी घी लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? जबकि सही बात है कि आज किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल और अजय माकन, तीनों में अजय माकन ज्यादा अनुभवी हैं, वो भी बेदाग हैं, उनकी छवि भी ईमानदार है, लेकिन आपकी पार्टी उनको भी घोषित करने में डर रही है, दुविधा में है, उनको चेहरा है लेकिन चेहरा नहीं भी है। और पूरी तरह जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास, 8 सीटें हैं, तो एक बार घोषित करके उनको सामने मैदान में लाने में क्या दुविधा है राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को या कांग्रेस पार्टी को? और सबसे ऊपर राजनीतिक पृष्ठभूमि भी सबसे पुरानी। अपने शुद्ध देसी घी को बाजार में भी आप नहीं ला पा रहे हैं। मैं जवाब दे दूं उसका? जी मैं जवाब दे दूं उसका? जी बताइए। शुद्ध देसी घी की जो महक होती है, जिस टाइम वो पकता है, उसको धीरे धीरे अपने आप ही लोग बाग आत्मसात करने का काम करते हैं विनोद अग्निहोत्री जी। और मैं आपको विश्वास के साथ कह देता हूं कि कांग्रेस को सिद्धांतों पर अधिक है। कांग्रेस कहीं भी भ्रष्टाचार का सहारा लेकर के मीडिया को हाईजैक करने की कोशिश नहीं करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग काले धन को इस्तेमाल करके मीडिया को हाईजैक करने का कार्य करते हैं, हम लोग कभी नहीं करेंगे। हम लोग, अब मीडिया ने हमारी इतना आलोचना की 2 साल पीछे अगर देखें, हमने एक बार भी मीडिया पर अटैक करने का काम नहीं किया। और अगर आप देखें हरियाणा में मीडिया की क्या स्थिति हुई थी, या कोई भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का आप देखें, मीडिया का कोई व्यक्ति सवाल पूछता है तो किस तरह से उस पर अटैक करता है, उसकी लॉयल्टी को डाउटफुल करता है। तो मीडिया का काम सवाल पूछना है, राजनीतिक लोगों का काम उसका जवाब देना है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर विकास और गवर्नेंस पे वोटिंग हुई तो निश्चित रूप से दिल्ली में चौथी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को बात मिलेगी। आम आदमी पार्टी के सपने चूर-चूर होंगे। राजीव त्यागी जी, जितनी ऊर्जा आप में है उतनी ऊर्जा अगर पार्टी के दिल्ली के नेताओं में और अजय माकन जी में नजर आती तो वास्तव में वो जो जितने चुनाव पूर्व सर्वे हुए हैं कुछ तो बदल ही सकते थे। लेकिन बहरहाल रिचा मिश्रा, लगातार आप राजीव त्यागी जी की बात से ना इत्तेफाक, इससे मेरी नौकरी चली जाएगी, इस तरह से बोलेंगे आप तो। जी रिचा, मैं बिल्कुल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपने विकास किया होता और ईमानदारी से यूपीए 1 यूपीए 2 में विकास किया होता, दिल्ली 15 साल आपके पास थी, तो क्या मतलब ईमानदारी से हमें प्रश्न का जवाब सोचना चाहिए, खोजना चाहिए कि क्या हमने दिल्ली में जो करप्शन नहीं हुआ, क्या कॉमनवेल्थ घोटाला जो कि दिल्ली की इज्जत का सवाल था, क्या उसमें कोई करप्शन नहीं था? क्या उसमें आपके शीर्ष के नेता इन्वॉल्व नहीं थे? दिल्ली की जनता ने अगर आपके छक्के छुड़ाए हैं तो वो इन्हीं सारी वजह से जवाब देना चाहूंगा इसका। जो हमारे जो एमएलए हैं उन्होंने, आपके जो कांग्रेस के एमएलए 15 साल से थे, क्या उन्होंने ऐसा मतलब विकास किया होता तो क्या जनता को क्या पड़ी थी उखाड़ के इस सरकार को फेंक देने की? इसका मतलब कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। इसीलिए जवाब देता हूं राजीव त्यागी जी, कॉमनवेल्थ को हम छोड़ भी दें, भ्रष्टाचार के तमाम उन बातों को हम छोड़ भी दें, आधी दिल्ली में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है। 3 बार आपकी मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री रही, लेकिन महिला सुरक्षा बहुत बड़ी परेशानी बनी पिछले कांग्रेस के 3 बार के शासन में। मैं जवाब देता हूं उसका। जी देखिए मीना जी, रिचा जी ने सवाल उठाया भ्रष्टाचार को लेकर के, और मैं साफ गोई से स्वीकार करता हूं कहीं ना कहीं दिक्कतें रही थी, लेकिन क्या वो भ्रष्टाचारी लोग बाग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था वो कांग्रेस के चेहरा हैं आजकल? कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष किसी भी भ्रष्टाचारी को फांसी की सजा नहीं सकता। कानून अपना काम करता है। क्या हमने भ्रष्टाचारी को जेल भेजने का काम नहीं किया? क्या उनके विरुद्ध एफआईआर करने का काम नहीं किया? कानून तो अपने तरीके से काम करेगा। 8 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने कौन से भ्रष्टाचारी को पकड़ने का काम किया, उसको जेल भेजने का काम किया, ये बता दे जरा मुझे, नंबर 1। दूसरी बात मैं कहूंगा रिचा जी, दिल्ली का बिजली के मामले में जो आपने कहा था 2000, जब हमारी सरकार 1998 में पहली बार आई थी तो दिल्ली में 1950 मेगावाट बिजली बनती थी। जब हमने सरकार छोड़ी तो 5320 मेगावाट बिजली दिल्ली में बनती है। ये तो बिजली का रहा। दूसरा पानी का जो आपने कहा था, नहीं आते राजीव त्यागी जी, जब जनता के घर पे पानी पीने का नहीं पहुंचता है। मीना जी प्लीज मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। पूरे दिल्ली में रेप की घटनाओं में 8 महीनों में 31% बढ़ोतरी हुई है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गवर्नेंस ठीक है रेप के मामलों में या महिला सुरक्षा को लेकर के? पानी के मामले में बताना चाहूंगा कि 60% लोगों को पीने का पानी मिलता था जब हमने सरकार ली थी, लेकिन अब वो
अब वो 88% लोगों को मिलता है पीने का और पाइपलाइन पूरे दिल्ली में है, 88% लोगों को पीने का पानी पाइपलाइन से मिलता है। निश्चित रूप से देखिए, विकास जब होता है तो एक दिन में विकास नहीं होता, और विकास जब हो रहा होता है तो ये अनवरत प्रक्रिया है। लेकिन आपका विजन क्या है, इस बात से झलकता है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या दिल्ली बेहतर नहीं हुई? क्या दिल्ली ग्रीन नहीं हुई? क्या दिल्ली विकसित नहीं हुई? क्या 66 नए फ्लाईओवर नहीं आए? क्या मेट्रो दिल्ली में नहीं आई? क्या लो फ्लोर बस नहीं आई दिल्ली में? क्या बढ़िया दिल्ली में? क्या किसान क्यों हार गए? राजीव त्यागी जी, ये जितनी लंबी फहरिस्त आप बता रहे हैं, उतनी लंबी फहरिस्त ये भी है कि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत बुरा हाल है, दिल्ली में लोगों के पास पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है, दिल्ली में बिजली की बड़ी किल्लत है, और इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त लाएंगे और मेट्रो का विस्तारीकरण किया जाएगा। प्रदीप सिंह जी, इतना सब करने के बाद राजीव त्यागी जी ये बताइए कि क्यों हारे? 15 साल आपने दिल्ली में राज किया, 10 साल दिल्ली में राज किया, से भी ज्यादा कि अब आप जीतते हुए क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं, मान लीजिए तब हार गए तो अब साल भर में कम से कम नहीं, हार भी ऐसे नहीं रहे। जो सत्तारूढ़ दल था वो तीसरे नंबर पर चला गया। हाँ, और अब आप तीसरे नंबर पर भी दूसरे नंबर का 1/3 है, और रिवाइव होते भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं नहीं, कहीं से बात है कि आप एक साल में रिवाइव भी हो जाते हैं कम से कम। गिरे ही नहीं, गिर के उठते हुए भी नहीं दिख रहे, गिर के उठते हुए नहीं दिख रहे हैं प्रदीप सिंह जी। उसके साथ साथ आपकी पार्टी के जो चेहरे हैं, कांग्रेस अध्यक्षा हैं, राहुल गांधी हैं, ये रैली करते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं दिल्ली में, जबकि दिल्ली का चुनाव जितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चाहे पिछले बार जब दिल्ली का चुनाव हुआ था, 4 राज्यों में और भी उस समय चुनाव हुआ था, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में, लेकिन तब भी सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली की थी, और आज भी दिल्ली जो कि पूर्ण रूप से राज्य नहीं है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसके बाद भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी चुनाव प्रचार में नहीं है। सवाल पूछने देंगे, कोई राष्ट्रीय नेता कांग्रेस का कहीं चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा। चीज ये भी है कि मान लीजिए, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, आपके 15 साल बहुत स्वर्णिम काल थे, और बीजेपी का 8 महीने का शासनकाल बहुत ही खराब है, और आम आदमी का 49 दिन का उससे भी खराब था। फिर आप उठते हुए क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? दिल्ली की जनता को आप पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी वापस लौटते हुए दिखाई पड़ रही है? जिस जनता ने 3 चुनाव में आपका साथ दिया, वो अब आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहती। लेकिन निश्चित रूप से हमें हैमर किया गया और हम घुटनों पे आ गए। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, हम लोग बाग इस चुनाव में चलने लगे हैं, और आगामी समय में आप देखेंगे तो कांग्रेस दौड़ने लगेगी जब 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे। मैं आपको बहुत विशेष रूप से कहना चाहूंगा, प्रदीप सिंह साहब आपसे और विनोद अग्निहोत्री जी, आपका बड़ा सम्मान करता हूं दोनों का, मैं पूछना चाहूंगा, क्या दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा सबसे पाक साफ नहीं है? क्या अजय माकन जी का 15 साल का जो उनका तो दोनों कह रहे हैं, विनोद जी भी कह रहे हैं, प्रदीप जी भी कह रहे हैं, राजीव त्यागी जी, अगर मुद्दा आधारित राजनीति होगी तो मुद्दा लीडरशिप भी होगी। किरण बेदी जी के मामले में मैं कहना चाहूंगा, एक बात सुन लीजिए प्लीज। किरण बेदी जी नॉर्थ ईस्ट से अपनी बेटी की सीट लेना चाहते थे, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? जो लेडी ट्रेवल करने के पैसे लेती हो और जनरल क्लास में ट्रेवल करती हो, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? क्या किरण बेदी जी ने निरीह वकीलों पे लाठीचार्ज नहीं कराया था? क्या उन लाठीचार्जों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उनके विरुद्ध टिप्पणी नहीं की थी? तो एनार्किस्ट लोगों की दिल्ली में कोई जगह नहीं है। राजीव त्यागी जी, ये जो तीन आपने आरोप लगाए, इसके बाद क्या है किरण बेदी के लिए? बहरहाल चंद्र प्रकाश मेरे साथ एक कॉलर है कुरुक्षेत्र से, लगातार हमारे कार्यक्रम को देखते हैं और अपनी राय रखते हैं। चंद्र प्रकाश बताइए। नमस्ते जी चंद्र प्रकाश जी। जिस राजधानी दिल्ली में अजय माकन पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हो, जिस दिल्ली में आप स्वयं को 20,000 रुपए की थाली में, सेल्फी में या 2 करोड़ में टिकट बेची जाए, जिस दिल्ली में सलमान खुर्शीद राहुल को सेफ रखते हुए हारने स्वयं के शीर्ष नेतृत्व पर बोलने की बजाय शीर्ष नेताओं पर ठीकरा फोड़ा जाए, मीडिया पुत्र उसके लिए चुनौती दे। मीना जी, यदि प्री मैच्योर डिलीवरी होती है और बच्चा सतमासा हो तो सही होता है। अखंड सतमासे बच्चे की तरह जो दिल्ली को डुबोएगा, गरीब आदमी को 2 करोड़ में टिकट बेचता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी। कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से आपको पूरी तरह नहीं सुन पाए, लेकिन आपने दिल्ली की बहुत सारी बातें बताई। विनोद अग्निहोत्री जी, ये जो एक कॉलर कहते हैं दिल्ली के आसपास, दिल्ली अब बदल गई है। दिल्ली अब वो सिर्फ दिल्ली नहीं है जहाँ पे कुछ पॉलिटिकल बिरादरी के लोग रहते थे। अब दिल्ली NCR, गुड़गांव भी दिल्ली है, हरियाणा आपका फरीदाबाद भी, नोएडा भी, गाजियाबाद भी। अगर हम दिल्ली को उस रूप में देखें, चुनावों के लिहाज से नहीं लेकिन पूरा NCR बिल्कुल भविष्य की रणनीति बनेगी, तो पिछले 10 सालों का हिसाब भी कांग्रेस से मांगा जाएगा, और आने वाले 10 सालों का हिसाब भी जो भी राजनीतिक पार्टी इस चुनाव में जीतकर आती है उसको देना होगा कि रोड मैप क्या है उसके पास। नहीं, देखिए निश्चित रूप से दिल्ली अब वो दिल्ली नहीं है
जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले थी। दिल्ली की डेमोग्राफी बदल गई है। दिल्ली के आसपास नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, बहादुरगढ़, यहाँ तक सोनीपत तक, और इधर जो है मानेसर, इधर आपका पलवल आगे जो है, ये बड़ा क्षेत्र विकसित हो गया और जो दिल्ली पर निर्भर है। लाखों लोग इन शहरों से रोज दिल्ली आते हैं और दिल्ली के लोग जाते हैं। तो दिल्ली एक अपने आप में ये पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास का इलाका एक संपूर्ण इकाई बन गया है। तो दिल्ली में जो भी सरकार बनेगी या जो भी सरकार अभी तक थी, तो उसको निश्चित रूप से दिल्ली के साथ साथ इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा और इसकी जवाबदेही तो बनेगी। तो जब हम ये तीनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन तीनों को अपने रोड मैप पे बताना पड़ेगा कि खाली दिल्ली की आप बात करते हैं तो उतनी दिल्ली तो एमसीडी से ही गवर्न हो जाती है जिस दिल्ली की आप बात करते हैं। लेकिन दिल्ली को लेकर आपकी परिवहन नीति क्या है, आपकी पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर के क्या नीति है, आपकी एनसीआर को लेकर के क्या नीति है, औद्योगिक नीति क्या है, क्योंकि सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जब तक आप कानून व्यवस्था, दिल्ली की कानून व्यवस्था गुड़गांव और नोएडा से भी प्रभावित होती है, गाजियाबाद से प्रभावित होती है, अपराधी यहां से आके वहां भाग जाते हैं, बहुत सारे जटिल प्रश्न हैं। इन सब को लेकर एक व्यापक सोच इन पार्टियों के बीच अगर नहीं होगा, खाली आप किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल और अजय माकन का नाम लेकर चुनाव लड़ते रहेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। एक व्यापक सोच के साथ आपको आना पड़ेगा जनता के बीच में। जी प्रदीप जी, जनता भी आपने कहा था कि इस बात को समझ रही है। मैं आपके पास वापस आके, जनता क्या उस मतदान के दिन भी क्लियर एक अपना जो है मत रखेगी, वो मैं आपसे समझूंगी। उससे पहले जगभान दिल्ली से एक कॉलर है हमारे साथ। बताइए जगभान। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी बताइए। ये सारे नेता जो आपस में लड़ाई करते हैं बैठ के कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये सारे नेता इकट्ठे बैठ के अगर एक चीज आपस में फैसला करने हैं कि हमें ये करना है, तो ये मतलब लड़ाई होने का कोई मतलब ही नहीं है। जी जगभान, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन परिवार में लोग इकट्ठे नहीं बैठ पाते, नेता कैसे इकट्ठे बैठे? दो भाई नहीं रह पाते हैं साथ में। बहरहाल भारतीय समाज की है, ये तो सत्ता चलाने की है और की जा सकती है कि प्रजातंत्र में असहमति सबसे बड़ी चीज है, और पक्ष और विपक्ष दोनों होंगे तभी कुछ अच्छा होने का सोच भी पाएंगे। लेकिन राजीव त्यागी जी, जनता क्या इस चुनाव, सॉरी माफ कीजिए प्रदीप सिंह जी, राजीव त्यागी जी आप इतना बोलते हैं कि प्रदीप सिंह जी क्या, माफ कीजिए राजीव जी आपके पास आऊंगी। ये जनता भी क्लियर मेजॉरिटी के नाम पर अपना मतदान कर पाएगी इन मुद्दों विहीन इस मय की सियासत के बीच में? क्या इस चुनाव के नतीजे? देखिए मैं ये उन लोगों में नहीं हूं जो इस मतदाता को ना समझ मानते हैं। इस देश का मतदाता बहुत समझदार है, उसको आपकी नीति और नियत दोनों पर अगर भरोसा है तो वो मौका देने के लिए तैयार होता है। अगर उसको लगता है कि आप काम कर रहे हैं और आपकी दिशा ठीक है और आपने जितना वायदा किया था उतना नहीं कर पाए, तो दोबारा भी मौका देने के लिए तैयार रहती है। इसीलिए देखिए सरकारें 2 बार 3 बार 4 बार चुनकर आती हैं, क्योंकि वो सरकार जो लोग चला रहे हैं, मतदाता को भरोसा है कि ये ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। थोड़ा धीमे होंगे या कोई थोड़ा तेज होगा, लेकिन उनका रास्ता सही है। तो मतदाता जब 7 तारीख को वोट देगा तो उसके मन में एक सवाल ये होगा कि वायदे तो सभी कर रहे हैं, सब अच्छे अच्छे वायदे करते हैं, कोई बुरी बात तो मैनिफेस्टो में कहता नहीं है, तो कौन इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, कौन डिलीवर कर सकता है, कौन जो वायदा कर रहा है उस पर उसको लगता है मतदाता को कि इन पर भरोसा किया जा सकता है, इनको आजमाना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए, उसको वोट देगा। जी यहाँ पर यह भी तय होगा कि नरेंद्र मोदी का एक छत्र जो साम्राज्य है उसको चुनौती देने वाला कोई है क्या? इसकी भी संभावना इस चुनाव में बची हुई है अभी? देखिए सबसे ज्यादा संभावना तो इसी बात की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो 4 राज्यों के चुनाव हुए उसमें सब में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में उनकी सरकार बन गई, हरियाणा में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, झारखंड में सरकार बन गई और जम्मू में उन्होंने 25 सीटें ऐतिहासिक रूप से जीती। तो निश्चित रूप से इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है और गया, और भाजपा ने उसका श्रेय दिया भी, जनता ने भी दिया, मीडिया ने भी दिया। लेकिन दिल्ली, जैसा एक प्रदीप जी जानते हैं, जब हम लोग इम्तहान देते थे तो 5 प्रश्न करने होते थे, तो ये हम लोग मानते थे कठिन प्रश्न जो है सबसे बाद में किया जाता है, सरल प्रश्न। तो ये दिल्ली कठिन प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 4 प्रश्न तो आप कर चुके, वो हल कर चुके, ये कठिन प्रश्न साबित हो रहा है। इसीलिए पहले आप चेहरा घोषित नहीं करते हैं, पार्टी चुनाव लड़ती है, फिर अचानक एक दिन पहले आप किरण बेदी को लाके अगले दिन उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये कठिन प्रश्न लग रहा है। उसका कारण है क्योंकि तो कांग्रेस उन 4 राज्यों में सत्ता में थी, कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था, कांग्रेस
सरकारों के खिलाफ नाराजगी थी, कांग्रेस नीचे जा रही थी, उसका ग्राफ नीचे जा रहा था, उसका फायदा आपको मिला, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मिला, उनकी बात पर लोगों ने भरोसा किया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आप भाजपा की सरकार है, भाजपा का शासन है उपराज्यपाल के जरिए, और आम आदमी पार्टी यहाँ पर 49 दिन की सरकार चला चुकी है। कांग्रेस का 2013 का गुस्सा निकल चुका है कांग्रेस के खिलाफ। तो यहाँ मुकाबले में आम आदमी पार्टी है वो पार्टी जो लगातार 2013-14 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद बैठी नहीं, गली मोहल्ले में उनके कार्यकर्ता घूम घूम करके उन्होंने अपने को दोबारा मैदान में ला दिया। लेकिन तो निश्चित रूप से यहाँ चुनौती कड़ी है, चुनौती कड़ी है, लेकिन जनाधार उनका भी कम हुआ है, ऐसी भी खबरें लगातार आती रही हैं। उसके लिए आपके पास आऊं, उससे पहले चंदा दिल्ली से एक कॉलर है हमारे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी चंदा बताइए। जी मैं वसंत कुंज से बोल रही हूँ दिल्ली से। जी ये मेरा सवाल ये है कि जितनी स्वच्छ भारत सारा कुछ होता है, पर ये हमारे वसंत कुंज में जब आप आकर देखोगे सारा B5 and 6 के सामने बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े कूड़े रखे हुए हैं, गार्बेजेस इतने सारे हैं कि हम लोग कितने परेशान होते कि रोड पे चलना मुश्किल है। तो पहले स्वच्छ भारत करते, पर वसंत कुंज का कौन मतलब देखेगा? यहाँ पे आए दिन स्नैचिंग होते रहते हैं, लेडीज लोगों की सेफ नहीं है, कोई ऑर्नामेंट हम लोग एक चेन भी नहीं पहनकर जा सकते, बहुत अनसेफ है वसंत कुंज। बहुत सही कहा चंदा आपने, आपकी चिंता एकदम वाजिब है। राजीव त्यागी जी, ये दिल्ली की चिंता है जहां पे आपकी लंबी समय तक सरकार रही है और ये दिल्ली के हर हिस्से की चिंता है। तो ये जो चिंताएं हैं, क्या यही वजह है कि वोटर का विश्वास कांग्रेस से उठ गया है? इसका एहसास सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सबको है और इसीलिए जो आपकी ऊर्जा है वो जमीन पर नजर नहीं आती है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है मीना जी कि जब हम सरकार में थे तब आलोचना के सहन करते थे, अब सरकार में 8 महीने से नहीं है, पिंजरे में बंद तोते से लेकर के दिल्ली पुलिस से लेकर के IB से लेकर सब चीज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। 2013 में करीब 73,000 मुकदमे दर्ज हुए थे दिल्ली में, जो बढ़कर के 8 महीने में 1,43,000 हो गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट से पूछिए, क्या इसी को गवर्नेंस कहते हैं? क्या दिल्ली में महिलाओं के अच्छे दिन आए? क्या महंगाई कम हुई दिल्ली में? क्या दिल्ली में नौजवानों को कहीं रोजगार मिला? मेरे मित्रों ने ये डिक्लेयर किया था अपने मैनिफेस्टो में कि 1 करोड़ रोजगार वो उपलब्ध कराएंगे पूरे देश के नौजवानों को। क्या 100 नौजवानों के लिए भी कहीं सरकारी पोस्ट की कोई विज्ञापन आपने समाचार पत्रों में देखा? और अभी प्रदीप सिंह साहब जो बात कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कही प्रदीप सिंह साहब ने कि नीति और नीयत देखनी पड़ती है। नीति और नीयत हमारी बेहतर थी तो लगातार 15 साल तक हम जीतते आए, लेकिन 15 साल बाद लोगों ने देखा कि शायद कोई नई सरकार आएगी तो और बेहतर करेगी, तो और लोगों को चुन लिया, क्योंकि अल्टीमेटली प्रजातंत्र में कुंजी जो होती है वो जनता के हाथ में होती है। राजीव त्यागी जी, वो जनता की जो कुंजी है वो निकलने वाली है और तारीख बहुत नजदीक आने वाली है। 7 तारीख को फैसला होना है। अनिल दिल्ली से, लक्ष्मी नगर से एक कॉलर है हमारे साथ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अनिल बताइए। जी फोकस न्यूज को धन्यवाद। जी आपको भी धन्यवाद। बताइए कार्यक्रम देखने के लिए। जी कार्यक्रम का जो संचालन हो रहा है बहुत ऊंचे स्तर का हो रहा है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान है, लेकिन पूर्वी दिल्ली के किसी भी मोहल्ले, किसी रोड पे, किसी गली में जाने पे गंदगी का अंबार लगा रहता है। जी अगर बारिश हो जाती है तो पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, गलियों में निकलना सड़कों पे मुश्किल हो जाता है। जी और क्या आम आदमी पार्टी हमें बताएगी कि जो प्रायोजित कार्यक्रम उनका हुआ था जन आंदोलन, ये क्या बोलते हैं आपका जन लोकपाल के ऊपर, तो उसको क्यों छोड़ दिया इन लोगों ने? क्या राष्ट्रीय ध्वज को इस्तेमाल करके भारत के करोड़ों हिंदुस्तानियों का अपमान नहीं किया इन लोगों ने? जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे अच्छे सवाल किए हैं आपने। बीजेपी के प्रतिनिधि हमारे साथ थे लेकिन उनको जाना पड़ा किसी कारण से, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रतिनिधि ऋचा मिश्रा है। ऋचा, भाजपा के प्रतिनिधि होते तो शायद उनसे जरूर पूछा जाता कि एमसीडी का काम है कूड़ा उठाना और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है स्वच्छता अभियान, तो और एमसीडी पे बीजेपी है सरकार, तो चलिए उपराज्यपाल राष्ट्रपति शासन है, तो उनसे ये अनिल जी से सवाल पूछा जाना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं, तो इस पर जी ऋचा, आपसे जो सवाल पहले कांग्रेस के प्रतिनिधि ने पूछा, उसके बाद हमारे दिल्ली के दर्शक ने पूछा है कि मुद्दे पीछे छूट गए हैं, जिन मुद्दों के बल पर आपने पार्टी बनाई थी, आपने लोगों के बीच भरोसा हासिल किया, लोगों के बीच उम्मीदें जगाई थी। जी मीना जी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इन दर्शक के जिन्होंने ये प्रश्न हमसे पूछा, और बार बार हम मीडिया के द्वारा ये कहने की कोशिश करते हैं, जबकि मीडिया हमें सुनती नहीं है,
हमने दिल्ली डायलॉग में अपने 14 पॉइंट्स रखे, हमने 14 दिल्ली डायलॉग्स किए हैं और जिसमें जन लोकपाल अभी भी है और हमारा सबसे प्रथम मुद्दा है वो। और जो आपने कहा कि हमारा जनाधार घटा है, उल्टा कह रहे हैं, हमारा तो जनाधार बढ़ा है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बूथ पे, न केवल हमारे पास, आप सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल रिचा, आपको सुन रहे हैं, लेकिन आपसे ना इत्तेफाकी इस बात को लेकर हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को है और शायद इस देश की जनता को भी आपकी इस बात से ना इत्तेफाकी होगी। रिचा, राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी। रिचा, इस देश की जनता ने अन्ना के आंदोलन को जितनी जगह मीडिया ने दी उतनी किसी ने भी नहीं दी। इस देश की जनता ने अरविंद केजरीवाल की, जब माफ कीजिए राजीव जी, प्लीज राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी। रिचा, जब अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव कटनी शुरू हुई थी, लाइव दिखानी शुरू हुई थी, तो मीडिया में ही इस बात की चर्चा हुई थी कि अब ये दिन आ गए, इनको भी, आम आदमी पार्टी को भी लाइव दिखा रहे हैं। लेकिन इस मीडिया ने, इस देश की मीडिया ने दिखाया था, इसलिए कम से कम आप इस बात को नकार नहीं सकती कि मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका आम आदमी पार्टी के खड़ा होने में निभाई है। आज भी मीडिया सब आम आदमी पार्टी को काफी दिखा रहा है, मतलब जितना उसको दिखाया जाना चाहिए। जी रिचा जी, अगर आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, मेरा जो संदर्भ था वो पिछले 2-3 महीनों में जो हम एफर्ट कर रहे हैं जमीन पे, हमने हजारों की संख्या में जाके जमीन पे लोगों से बातचीत करके सारे मुद्दों को उठाया है, दिल्ली की जितनी प्रॉब्लम्स हैं। इवन कल जो हमारी रैली निकली थी वो हमने 14 पॉइंट्स पे 14 मुद्दों के रिचा, इस बात से किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है। रिचा, दिक्कत इस बात से है, प्लीज आप मेरी बात को सुनिए। इस देश के और दिल्ली की जनता के हितों में आपको सुनने चाहिए हम क्या कह रहे हैं। रिचा, हम सुनना ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने आज के 3 ट्वीट में किरण बेदी पर हमला करने की बजाय अपनी जनता को आने वाले दिनों में क्या देंगे उस पर बात करते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। हम चर्चा ये कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि हम जनता को क्या देंगे। अब जब हमारे सामने हमारे विपक्षी का चेहरा है तो हम उनसे उसी पे बात करना चाहते हैं। हम उनको इसीलिए बुला रहे कि भाई महिला की सुरक्षा, अब वो महिला जो कह रही हैं मैं खुद चेन नहीं पहनती हूँ इसी डर से कि भाई सड़क पर जाऊंगी तो, और आप इस बात को समझती होंगी महिला होने के नाते, शाम होते ही हम लोग बाहर जाने से डरते हैं, हमें कोई ना कोई अपने साथ लेके जाना पड़ता है। ये 15 साल के बाद, कांग्रेस की सरकार के बाद भी ऐसा हुआ है, या अभी 7 महीने से बीजेपी की सरकार है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हम उस पॉइंट पे कि ये महिलाओं की प्रॉब्लम है, हमने महिलाओं से पूछा कि भैया आप बताइए इसमें क्या क्या सोल्यूशन भी हो सकते हैं, और हमारे जितने भी टीम के लोग हैं सब अपना दिमाग लगा के सारे सोल्यूशन बनाए कि सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, नो डार्क स्पॉट्स होने चाहिए, हर बस में मार्शल होने चाहिए, इस तरह के हमने जो चीजें हम इंप्लीमेंट विद इन फ्यू डेज कर सकते हैं, हमने वो पूरी स्ट्रेटजी बनाई है। लेकिन साथ साथ आपने ये भी कह दिया रिचा, साथ साथ आपने ये भी कहा कि क्योंकि हमारे सामने अभी कैंडिडेट आया है इसलिए आपने अब कैंडिडेट पे हमला शुरू किया, यानी कि अगले 17 दिन तक दिल्ली के चुनाव में, और जब तक जिस दिन चुनाव प्रचार बंद नहीं हो जाता है, 13-14 दिन हो गए हैं, तब तक अगले। किरण जी ने अपने 6P और 6S बता दिए हैं, तो वो आप कम से कम आपने सुना होगा कि महिला सुरक्षा पर उन्होंने 6P का फार्मूला दिया है। कभी के होते पहले मैं सतरिचा आपके पास आऊं, त्रसीन चंडीगढ़ से एक कॉलर है हमारे साथ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी त्रसीन बताइए। मैं मैडम ये पूछना चाहता हूँ, हेलो जी बताइए। जो हमारे बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, त्यागी साहब से बात करना चाहता हूँ स्पेशली में। जी पूछिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप दिल्ली में किस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हो? जी हमारी चर्चा ही पूरी इसी पे हो रही है त्रसेन जी। राजीव त्यागी जी एक बार फिर से बहुत संक्षेप में, लेकिन कार्यक्रम बहुत कम वक्त है, एक ही लाइन में बताइए किस मुद्दे पे कांग्रेस दिल्ली में परिवहन व्यवस्था बेहतर करने के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर, और निश्चित रूप से दिल्ली को और देशों की राजधानी के मुकाबले आगे निकालने के नाम पे, विकसित दिल्ली करने के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदीप सिंह जी इनकी बात पे कितना भरोसा करेगी? क्या चुनावों से पहले जितने सर्वे हुए हैं कुछ उनको तोड़ पाने की कोशिश राजीव त्यागी जी और किया विकास करेंगे? नहीं, वही जो आपने बात पहले कही थी, एक कमेंट किया था कि राजीव त्यागी में जितना उत्साह दिख रहा है, एनर्जी दिख रही है, उसका आधा भी इनकी पार्टी में अगर दिखता तो शायद स्थिति दूसरी होती। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती हुई या सत्ता में आने की कोशिश करती हुई भी नहीं दिखाई दे रही। मुझे तो सीटें बढ़ाने की कोशिश करते बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। जी तो प्रयास
अजय माकन का चेहरा उतार देने से भले ही नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्षा राहुल गांधी, बाकी राष्ट्रीय प्रचारक कहीं नजर नहीं आते। राजीव त्यागी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन जो बात चुनाव से पहले सर्वे में आई है और जो आज की हकीकत है वो यही दिख रही है कि ये चुनाव अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी और अगर कहें नरेंद्र मोदी पर सिमटता नजर आ रहा है। लेकिन इस चुनाव में नेता भले ही मुद्दों से ज्यादा चेहरों पर भरोसा जता रहे हों, सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि इसका अंदाजा हम अपने दर्शकों की फोन कॉल से लगा सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान की कामयाबी पर सवाल उठाए गए हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के यहाँ राजनीति में आने तक के मुकाम पर सवाल उठाए गए हैं, उससे जनता शायद इस बात को जान रही है। और दिल्ली की जनता है, देश की राजधानी की जनता है, उसे महसूस है कि मुद्दों से पीछे हटकर भी अगर चुनाव को हथियाने की कोशिश, सत्ता को हथियाने की कोशिश की जा रही है तो उससे किसका साथ देना है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और उन तमाम कॉलर्स का भी जिनकी अहम राय हमारे लिए महत्व रखती है। हमारे इस कार्यक्रम को ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में आप सभी का शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।